भारतीय नेवी पर भी कोरोना वायरस का साया। टेस्ट में 21 नौसैनिक मिले पॉजिटिव। आईएनएस आंग्रे मुंबई को किया गया लॉकडाउन। मॉडिफाइड लॉकडाउन आदेश के बाद एनएचएआई ने लिया फैसला। लॉकडाउन के बीच खत्म हुई टोल की मोहलत। 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स। तो वहीं यूपी में अब लॉकडाउन तोड़ना और बदसलूकी करना पड़ेगा भारी। दंगाइयों की तरह निपटेगी यूपी पुलिस। अब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेगी यूपी पुलिस। तो वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई करीब 1270। अब तक 19 मरीजों की हुई मौत। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। वहीं देश भर में बढ़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कुल संक्रमित हुए 14,300 के करीब। 480 मरीजों की हुई मौत। 1992 मरीज हुए ठीक। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। उधम सिंह नगर में लॉकडाउन के दौरान उस वक्त एक दूध-मुबी बच्ची की जान पर बन गई जब उसकी लाचार मां बच्ची के उपचार के लिए दर-दर भटक रही थी। बच्ची की मां के पास ना इलाज के पैसे थे और ना ही कोई संसाधन। इस दौरान भटकते भटकते जब बच्ची की मां पुरकी चौक पर पहुंची तो वहां मौजूद सिटी पेट्रोलिंग पुलिस ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसे निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया और महिला को आर्थिक सहायता भी दी है। फिलहाल बच्ची का अस्पताल में उपचार जारी है। डीडी चौक पर खड़े थे वो महिला अपने पति के साथ आई तो काफ़ी परेशान लग रही थी। हम लोगों से बोलने लगी कि मेरा बच्चा काफ़ी बीमार है। तो हम लोगों ने उससे बोला ठीक है आप अपने बच्चे को लेकर आओ। वो अपने बच्चे को लेकर आई। उसके बाद उसने बोला कि ना तो मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कोई दवाइयाँ हैं ना। तो हम लोगों ने जितने हम लोग वहाँ पे खड़े थे हम सब लोगों ने कलेक्शन किया। उस महिला को पैसे दिए। उसके बाद उसे यहाँ पर लेकर खुद हम लोग स्वयं उसको अतुल अस्पताल हॉस्पिटल में लेकर आए। यहाँ पे बच्चे को दिखाया और उसको दवाइयाँ दिलाई। तो वहीं नैनीताल के स्टाफ हाउस में रहने वाले 15 वर्षीय छात्र ने घर से सटे जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम राहुल कुमार बताया जा रहा है। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला राहुल घर से बाहर निकला था लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। तो वहीं खोजबीन की गई जिसके बाद जंगल में लकड़ी लेने गए दोस्तों ने राहुल का शव जंगल में पेड़ से लटका हुआ देखा। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने ही राहुल को मारकर पेड़ पर लटकाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिला है और इसका नाम जो है राहुल है। पिता का नाम प्रेम राम है और ये यहाँ स्टाफ हाउस का रहने वाला है और पंचनामी कार्रवाई करके पोस्ट पीएम कराया जाएगा। पीएम के अनुसार जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं मारने का। देखिए परिवार वालों के आरोप की भी जो है उनके तहत उसकी भी सत्यता की जाँच की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तो वहीं केदारनाथ धाम के मुख्य मंदिर और यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अब भी कैसे बाबा का धाम सफेद बर्फ की चादर से बर्फानी बना है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में अब भी करीब 5 फीट बर्फ जमी है। यहाँ बर्फ हटाने का कार्य कर रही वुडस्टोन कंपनी का कहना है कि अगले 10 दिनों में केवल धाम को जाने वाले रास्तों को ही बर्फ हटाई जा सकती है। जबकि केदारनाथ में धूप छिपने के बाद भारी ठंड होती है जिस कारण यहां शाम को कार्य करना बेहद मुश्किल हो जाता है। श्री केदारनाथ धाम में अभी इस टाइम 4.5 से 5 फीट तक की बर्फ है जिसको हटाने का वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी को टास्क मिला है और हम यहाँ से अभी बर्फ हटाते हुए नीचे रुद्रा पॉइंट की तरफ के लिए जा रहे हैं। और जो हमारी नीचे रास्ते में एक और टीम लगी हुई है वो भैरव नाले के ग्लेशियर तक पहुंच चुकी है। तो अगले 10 दिन में हम यहाँ पे जो बर्फ़ हटाने का कार्य है लगभग पूरा रास्ता हमारा थ्रू आउट हो जाएगा। दुनिया में सबसे महंगा पौधा जो ज्यादा महंगा होने के कारण लाल सोना भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियों में उगने वाली फसल केसर अब उत्तराखंड
से लेकर उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में भी शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र में केसर खाने वाले लोगों में खुशी का माहौल है। तो वहीं केसर की खेती को देखने के लिए क्षेत्र के लोग गदरपुर के केसावगढ़ स्थित विक्की सिंह के घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि केसर की खेती से किसानों को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि इसकी कीमत प्रति 1 किलो 1 लाख रुपए है। साथ ही केसर का बीज भी 1 लाख रुपए प्रति किलो है, जो कि सिर्फ 3 या 4 महीने में तैयार हो जाता है। महीने की फसल है, कोई इसमें वो नहीं है। देखो मैंने घर में ही लगाई है, घर में तैयार हुई है, 1 कनाल जगह घर के अंदर ही लगाई है। मैंने अच्छी देखभाल करी, अच्छा पानी वानी लगाया, घर में खुद देखभाल करी, नौकरों से भी करवाई बढ़िया। अब देखो फड़िया खड़ी है और 6 किलो मैंने तोड़ भी लिया, इसमें से 6 किलो लगभग बीज भी है। इसमें कम से कम 10-12 लाख का प्रॉफिट है मुझे 1 कनाल में। हम तो कहने का मतलब ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसी को लगाएं, कम खर्चा और फ़ायदा ज़्यादा। पंतनगर में हमने इसका सैंपल भी दे रखा है, वो भी बुला रहा है कि हाँ वो आओ बात करो। 1 लाख से 1.5 लाख तक किलो का इसका रेट केसर भी जाएगा और 1 लाख किलो के हिसाब से बीज भी जाएगा। बहुत बढ़िया फसल है, इसे बोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोएं, खर्चा कम और फ़ायदा ज़्यादा। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा स्थित शुगर मिल का दौरा करने विधायक राजेश शुक्ला पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल के कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति न होती देख विधायक का पारा चढ़ गया। तो वहीं इस पूरे मामले में विपक्षी नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहर ने विधायक की इस बेबसी पर मोहर लगाते हुए कहा कि ये तो शुरुआत से ही कह रहा हूं कि इस बीजेपी सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, जहां जनप्रतिनिधियों को अनदेखा किया जाता है और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए जाने वाली आवाज को भी दबा दिया जाता है। देखिए सरकार के अंदर ब्यूरोक्रेसी हावी है और मैंने पहले भी कई बार ये आरोप लगाए कि सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती। एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा कि इतने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी इनकी कोई नहीं सुनता। 2 मंत्री हैं इस जिले के अंदर, इनकी कोई सुनता नहीं, इनको कोई पूछता ही नहीं है अधिकारी। तो मैं तो विधायक जी को बधाई देता हूँ, कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार तो आज किया कि वो कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है, इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, किसान परेशान है, उसका गन्ना पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो ईडी को जिस तरह से व्यवहार ईडी के साथ कर रहे हैं, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि शुक्ला जी की आज सरकार में नहीं सुनी जा रही। तो जिन जनप्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, 2-2 बार चुना है, आज वो इस पर बेबस हो रहे हैं कि हमारी सरकार में नहीं सुनी जा रही, हमारी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। और जिस तरह का ये वीडियो सामने आया, बड़ा खेदजनक है कि आज सत्ता में रहने वाले लोग, और ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक हैं, जो मुख्यमंत्री के नज़दीक कहलाने वाले लोगों का ये हाल है, तो फिर आम आदमी का क्या होगा। मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्या के लिए तड़प रहा है और वो कह रहा है कि सरकार में कोई सुनता ही नहीं। तो आखिर ये सरकार किसके लिए जवाबदेह है। वहीं लखीमपुर खीरी में कोरोना को लेकर 61 रिपोर्ट आई है। इन रिपोर्टों में सभी नेगेटिव है। जिले के 3 पॉजिटिव केस थे, उनकी दूसरी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आई है, जिसके बाद पूरे जिले में आज के दिन एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जिला कोरोना मुक्त बताते हुए जनमानस से अपील करते हुए कहा है कि भविष्य में और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप को अधिक से अधिक डाउनलोड करें। अभी अगर आज की हम बात करें तो हमारा जिला प्रदेश में 69 नंबर पर है, तो काफ़ी नीचे हम पायदान पर हैं। जनपद वासियों का हमको लगातार सहयोग मिल रहा है कोरोना के कंट्रोल में। मैं चाहूँगा कि ये जो ऐप है आरोग्य ऐप, इसको अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड करें। यह बेहद सुरक्षित ऐप है और इसके माध्यम से आप कोरोना के बारे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आपके इर्द गिर्द कोई कोरोना पीड़ित तो नहीं रहा है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी और आपके अपने बचाव में भी मदद मिलेगी। तो मैं सभी जनपद वासियों से उम्मीद करता हूं कि हमें निराश नहीं करेंगे और अधिक भारी संख्या में कोरोना ऐप को डाउनलोड करेंगे, जिससे हमारे जनपद की स्थिति भी सुधरे और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में एक युवक को चोर बताकर कुछ क्रैशर व्यवसायियों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
बताया जा रहा है कि सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में स्थित क्रशर प्लांट में एक युवक के चोरी करते समय पकड़े जाने पर क्रशर मालिकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की, जिसमें युवक की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसको मारा गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल जांच शुरू कर दी है। 112 पर ये कॉल आया कि थाना ओबरा में एक व्यक्ति, एक चोर को रंगे हाथ चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी गई। मौके पर तुरंत ही पीआरवी वहाँ पर पहुंची और जो तथाकथित चोर था उसको इलाज के लिए चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जीतू चौधरी जो मृतक है उसके पिता के द्वारा तहरीर दी गई है कि बल्टी सिंह जो प्लांट के मालिक हैं जहाँ पर उसके द्वारा चोरी करना बताया जा रहा है, उन्होंने इसको पकड़ करके पीटा, जिसके कारण से उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। इसका अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मृतक का पंचनामा भरवा करके पोस्टमार्टम में कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अन्य सबूत इकट्ठे करके उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में भले ही मंदिरों के पट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद हो, लेकिन वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा के प्रति भक्तों की भावना में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ राजभोग सेवा में सजाया गया फूल बंगला आकर्षण का केंद्र रहा। इस बंगले में फूलों के साथ साथ 500, 200, 100, 50 और 20 रुपए के नोट भी लगाए गए थे, जबकि जिस तरीके से बाहर से श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने आते रहे वो लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, मगर ठाकुर जी की सेवा फिलहाल इस दौरान भी जारी है। तो वहीं कोरोना के खौफ के बीच देश में दरिंदगी की वारदातें सामने आई हैं। मथुरा में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवती खेत से लौट रही थी कि इस दौरान दबंग उसे उठाकर ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न कोरोना महामारी का डर और न ही लॉकडाउन का असर, इन्हें तो बस अपने घर जाने की ज्यादा चिंता है। लॉकडाउन में जब सरकार आने जाने की ओर से सभी साधन बंद मिले तो इन प्रवासी मजदूरों ने गन्ने का जूस बेचने वाले जुगाड़ को ही पंजाब से यूपी जाने का साधन बना लिया है। जालंधर में पंजाब सरकार ने सख्ती लागू करने और अपनी आजीविका का साधन ना होने से भूखे मरने की नौबत के चलते ये प्रवासी मजदूरों ने कई पुलिस नाके पार करके गांव जाना ही उचित समझा है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टर्स और मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के श्रमिकों और यहां रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों की परेशानियों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। उन्हें अपने अपने घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार लगातार भारत सरकार से बातचीत कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई हल निकलेगा। अन्य राज्यों में फंसे राजस्थानियों को राहत देने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी लगातार बातचीत की जा रही है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में अटके हुए लोगों की समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कोरोना की जंग के अंदर हम लोग सब उतरे हैं, उसमें हम लोग कामयाब हों। इसलिए मैंने कहा कि ये टेस्ट पीसीआर वाले होते रहेंगे और कुछ बैकलॉग भी है टेस्ट का, उसके लिए भी हमने क्या रखा है। आज आईसीएमआर के अधिकारी से बातचीत भी हुई, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उनको दिल्ली भेज सकते हैं, वो भी टेस्ट करने तैयार रहेंगे, ये भी बात हो चुकी है। और राजस्थान में जो अन्य लैब्स हैं जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भेज देंगे। और वैसे हमने क्या रखा है कि जो 6 जगह लैब बनी हुई है, हर जिले में लैब बनाने का काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, हर जिले के अंदर। अलवर को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि बड़ा जिला अलवर है, इसलिए इस रूप में हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया है।
तो वहीं जयपुर सहित प्रदेश के रिहायशी इलाकों में कोरोना संक्रमितों के परिजनों और संदिग्धों को क्वारंटाइन किए जाने से हो रही आशंकाओं और उस इलाके के स्थानीय लोगों की चिंताओं और कोरोना के खतरे को लेकर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रश्न पूछा कि क्या आप आबादी वाले रिहायशी इलाकों में क्या नए लोगों को शिफ्ट नहीं करने की मंशा रखते हैं, इस पर गहलोत ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर उपलब्ध जगह के ढंग से और साथ ही मैनेजमेंट के आधार पर तय होती है। चूंकि सभी जगहों पर नाश्ता, लंच, डिनर जैसी सब व्यवस्था करनी होती है, सब जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बनने लगेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी जब खुद लोग क्वारंटाइन सेंटर जाना चाहते हैं। अगर वे घर पर ही क्वारंटीन हो सकते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वारंटाइन सेंटर जो है वो जगह जहाँ जो उपलब्ध है उस ढंग से और मैनेजमेंट भी हो सके साथ के अंदर, क्योंकि सब जगह पर खाना, नाश्ता, लंच, डिनर सबकी व्यवस्था करना और सभी जगह क्वारंटाइन सेंटर बनने लगेंगे। वो तो मैंने पहले भी कहा आपको, क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता तब पड़ेगी जब लोग खुद जाना चाहेंगे, वरना अगर घर पे कोई रहता है तभी वो क्वारंटाइन में रहता है। जो जिसके घर में जगह है, सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी है नहीं कि वहाँ रहेंगे तो हवा फैल के आस पड़ोस के अंदर सब जगह बीमारी फैल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको मालूम है कि तो रिसर्च पूरी दुनिया में हो चुकी है कि किस रूप में फैल, इसीलिए 1 मीटर की 2 मीटर की बात की जाती है। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, सबको कोऑपरेट करना चाहिए। सरकार भी सबकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। सरकार थोड़ी चाहेगी एक मरीज भी क्वारंटाइन के कारण बढ़े, एक मरीज भी नहीं बढ़े, ये सुनिश्चित करने का काम ही सरकार का है। तो हम चाहेंगे सब मिलकर के फैसले करेंगे और जो शिकायत आ भी रही है उस पर ध्यान भी देंगे, जहाँ जहाँ संभव होगा उन शिकायतों को दूर भी करेंगे। तो वहीं जयपुर के मुहाना मंडी में 2 दिन हरी सब्जी ब्लॉक और 1 दिन फल और आलू प्याज का ब्लॉक बंद रहेगा। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मंडी परिसर में सैनिटाइज करवाया जाएगा, इसलिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 18 और 19 अप्रैल को हरी सब्जियों का कारोबार बंद रहेगा। सब्जी मंडी के ओम तवर सब्जी ब्लॉक में व्यापारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी के व्यापारी शनिवार व रविवार को पूर्णतः सब्जी मंडी बंद रखेंगे और अवकाश रखेंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि सब्जी मंडी परिसर को शनिवार रविवार को सैनिटाइज करा जाएगा और सब्जी मंडी में सैकड़ों की तादाद में लोगों की आवाजाही रहती है और संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए सभी व्यापारियों ने इस संयुक्त बैठक में ये अहम निर्णय लिया कि सब्जी मंडी शनिवार व रविवार को पूरी तरीके से बंद रहेगी और व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों की साफ सफाई करेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सब्जी मंडी का अवकाश का निर्णय लिया गया। तो वहीं धौलपुर के सैंपऊ थाना क्षेत्र के गांव उमरारा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जहां दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक पक्ष के 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं घायलों को ग्रामीणों ने सैंपऊ राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां सभी घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जहां कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा अब कोरोना मुक्त होकर एक मिसाल बन चुका है। वहीं यहां की जनता ने भी प्रशासन और पुलिस के कोरोना योद्धाओं के लिए अपने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। पिछले 20 मार्च से शहर के विभिन्न बैरिकेडिंग पर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के लिए यहां के टेंट व्यवसायी आगे आए हैं और उन्होंने बढ़ते तापमान से बचाव के लिए शहर के चौराहों पर पुलिस कर्मियों के लिए निःशुल्क टेंट लगाए हैं। ऐसे ही टेंट व्यवसायी गोपाल तेली का कहना है कि जब ये रात दिन हमारी सुरक्षा में लगे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कम से कम तेज धूप की तपन से इन्हें बचाएं। जो तकलीफ आ रही है कि इतनी गर्मी बढ़ गई, 40, 38, 40 डिग्री गर्मी बढ़ गई,
तो जगह जगह हमारे जो पुलिस वाले भाई है, कर्मी है, जगह जगह वो बिल्कुल धूप में खड़े रहते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपनी जो परेशानी किसी को बता नहीं पाते। तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कि हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कम से कम ये काम, ये सेवा का मौका तो हमको मिले तो हम ये काम कर सकते हैं। एक दिन जा रहा था, यहाँ बैठे थे 2-4 पुलिस वाले, बिल्कुल धूप के अंदर बैठे थे, तो मेरा एकदम दिल घबरा गया। मैंने कहा इतनी धूप के अंदर ये 5-7 पुलिस वाले यहाँ बैठे हैं और वो उनके ऊपर धूप, ऐसे ही धूप पड़ रही थी, इसी जगह बैठे थे। तो मेरी दिली इच्छा थी कि यह भीलवाड़ा में कोरोना वायरस की मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो मेरा सामान जो है मैं पूरा लगा दूंगा और जो भी मैं सेवा दे सकता हूँ पूरी सेवा करूँगा। धूप पड़ती है, गर्मी का मौसम है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है टेंट लगाने से, क्योंकि हमारे 2 जवान थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 2 जवान ड्यूटी करते हैं, खड़े रहते हैं। हाँ, अच्छा रिलीफ मिला हमारे को, टेंट से काफ़ी रिलीफ मिला। जो हमारे सभी जगह पॉइंट हैं यहाँ भीलवाड़ा के अंदर, सभी जगह टेंट लगाए जा रहे हैं, तो हमें गर्मी से काफ़ी राहत मिली है टेंटों से। शहर भीलवाड़ा में आज टेंट व्यवसायियों द्वारा मिलकर जो पुलिस के जवान सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ड्यूटी 12-12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए धूप से बचाने के लिए आज उन्होंने हर जगह टेंट लगाए हैं, जो एक बहुत अच्छी पहल की है इन लोगों ने पुलिस के जवानों के लिए। वैसे तो कई लोग पुलिस की सहायता के लिए आगे आए हैं, जिन्होंने कई लोग चाय पिलाते हैं, कोई नाश्ता कराता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और इनको पुलिस की तरफ से सम्मान देने के लिए मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद, कोरोना के बाद, इनके सम्मान में एक रात्रि भोज का आयोजन करूँगा। तो वहीं बाड़मेर के समदड़ी में पंचायत समिति में लॉकडाउन को लेकर विधायक हमीर सिंह भायल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में 1 मीटर की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की गई। इस दौरान भायल ने कहा कि जोधपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर यहां से हरी सब्जी और किराने के सामान लेने जाने वाले लोगों को पूरी तरह से रोका जाए और बैठक में आए व्यापार मंडल सदस्यों से कहा गया कि जोधपुर की बजाय आप किराने का सामान सुमेरपुर जाकर ही लाए, क्योंकि जोधपुर अभी हॉटस्पॉट बन गया है। तो वहीं राजस्थान के झुंझुनू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेहरू पार्क के पास अलग अलग जगहों पर 10 नोट पड़े हुए मिले। ये नोट 500, 200 और 10-10 रुपए के हैं। शहर कोतवाल गोपाल सिंह ढाका ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि यहां पर नोट पड़े हैं, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और सभी नोटों की फोटोग्राफी करवाई गई। इसके बाद इन्हें सैनिटाइज कर फिलहाल जब्त कर लिया गया है। आज सुबह नगर परिषद सर्किल पे लगे हुए हमारे फिक्स पिकेट के जवान अनिल ने मुझे सूचना दी थी कि यहाँ नेहरू पार्क के पास 8-10 नोट रोड पे डाले हुए पड़े हैं। इस सूचना पे मौके पे पहुँचे और उन नोटों की फोटोग्राफी करवाई गई और नोटों को हैंड ग्लव्स लगा के कलेक्ट किए गए और सैनिटाइज करके जब्त किए हैं। इस संबंध में हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं कि ये नोट किसी ने एक्सीडेंटली किसी के गिरे हैं या किसी ने जानबूझकर यहाँ डाले हैं। तो वहीं कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों का शुक्रवार रात से घर जाना शुरू हो गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को घर भेजा गया है। तो वहीं विद्यार्थी बार बार घर भेजने की गुहार लगा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी दिनों से दूसरे राज्यों के बच्चों को अपने माता पिता के पास सुरक्षित भेजने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो वहीं जिला कलेक्टर ओम कसेरा ने राज्य सरकार को पूरी स्थिति से अवगत कराया है। इसके बाद रोडवेज के MD नवीन जैन कोटा आए और बच्चों को सुरक्षित तरीके से भेजने के प्लान को अंतिम रूप दिया गया। तो वहीं इस प्लान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में पहल की और अपने राज्य के बच्चों को बुलाने की व्यवस्था के लिए बसों का इंतजाम किया गया। झांसी, आगरा और अन्य शहरों से करीब 300 बसों की व्यवस्था की गई। फिलहाल सभी बसों में डीजल की व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है। कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में संकट पैदा हुआ, उससे हमारा भारत भी अछूता नहीं हुआ। खास करके राजस्थान की बात करें तो शिक्षा नगरी कोटा में भी यही आलम रहा। लॉकडाउन के बाद खास करके बाहर से आने वाले बच्चों के सामने समस्या खड़ी हो गई थी। तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार ने एक निर्णय लिया था, जो यूपी के बच्चे हैं उनको लेने के लिए यूपी से बसें आई थी। कल रात से लगातार इन बच्चों का यहाँ से जाना शुरू हो गया। बसों में बैठ के मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ का माहौल है, किस तरह बच्चे जाने के लिए उत्साहित है। मगर इसमें एक सबसे बड़ी कमी रही सोशल डिस्टेंसिंग की, जो इसकी पालना नहीं हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से, कोचिंग पूरी तरह से इन बच्चों को समझा रहा है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं एक कमी नज़र आई। और वहीं पर
कुछ बच्चे जो दूसरे प्रांतों से, उनका कहना है कि हमारी सरकार भी हमारे को यहाँ से ले जाने के लिए व्यवस्था करे। सहयोगी हरिमोहन के साथ संजय दत्ता, न्यूज़ इंडिया, कोटा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।